बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूँ, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो FW टेलर ने हमें दिया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आज के वीडियो में हमारा मेन टारगेट क्या है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय FW टेलर। ठीक है, FW टेलर ने सबसे पहले एक बात क्या करता है, फंक्शनल फोरमैनशिप की। फंक्शनल फोरमैनशिप में ये क्या कहता है कि जो पूरी के पूरे जो आपका क्या क्या कहते हैं फैक्ट्री है ना, उसको दो पार्ट में बांट दो। ठीक है ना, पूरे के पूरे फैक्ट्री को क्या कर दो, दो पार्ट में बांट दो। ठीक है ना, एक को क्या करो, प्लानिंग इंचार्ज रखो, दूसरा क्या करो, प्रोडक्शन इंचार्ज रखो। ठीक है ना, जनरली यहाँ पे ये क्या करे, यार जो वर्कर है ना, उनको ना अननेसेसरीली, जो प्रोडक्शन वर्कर है उसको अननेसेसरीली प्लानिंग के काम में इन्वॉल्व मत करो। प्लानिंग का काम अलग रखो और क्या करो, प्रोडक्शन का काम बिल्कुल अलग रखो। ठीक है ना, प्लानिंग के अंदर भी इसने क्या बनाए, 4 हेड अपॉइंट किए, और साथ साथ यानी कि प्रोडक्शन के अंदर भी इसने क्या किए, 4 हेड अपॉइंट किए। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, देखो जरा मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको, प्लीज़ ध्यान से देखना, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या था, प्लानिंग इन फैक्ट्री है। फैक्ट्री मैनेजर ने क्या किया, पूरे के पूरे फैक्ट्री को दो पार्ट में बांटा, एक है प्लानिंग इंचार्ज और एक क्या है, प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है ना, प्लानिंग इंचार्ज दिमाग लगाता है। ठीक है ना, दोनों के अंदर 4 बंदे हैं। ठीक है, पहला क्या है, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या क्या डिसाइड करता है कि जो भी काम होना है ना, ठीक है, वो काम किस रूटीन से, किस सीक्वेंस में होना है, ये डिसाइड करना किसका काम है, रूट क्लर्क का काम है। ठीक है, दूसरा क्या काम है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है कि काम को करने के लिए कैसे करना है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करता है। ठीक है, क्या इशू करता है, ये काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करने का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है। ओके, फिर क्या आता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये डिसाइड करता है कि जो जॉब है वो कितने टाइम में, कितने कॉस्ट में हो जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वन इज ये क्या, लास्ट वन क्या बचा, डिसिप्लिन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि जो भी वर्क हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन रख के हो, प्रॉपर डिसिप्लिन रख के हो। ठीक है, ये क्या था हमारा, अपना प्लानिंग इंचार्ज में चार लेबर्स हम इन्होंने अपॉइंट किए थे, 4 मैनेजर्स अपॉइंट किए थे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियर। इसका मेन काम क्या था बेटा जी, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। फिर क्या है हमारा, प्रोडक्शन इंचार्ज। देखो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी इन्होंने क्या किया, 4 बॉसेस अपॉइंट किए थे। ठीक है, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे क्या था, मैंने बोला 4 फोरमैन अपॉइंट किए, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ये गुंडे वुंडे लोग हैं, तो गुंडे वुंडे का काम क्या है, गैंग वैंग बनाना। तो गैंग में क्या करते हैं, स्पीड से मार पीट के रिपेयर कर देते हैं और इंस्पेक्टर को आके चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गैंग बॉस। गैंग बॉस का मेन काम क्या होता है कि जो काम करने के लिए जितनी भी मशीन्स चाहिए होती हैं, टूल्स चाहिए होती हैं, या बाकी जो भी रिसोर्स चाहिए होती हैं, वो वर्कर्स को अवेलेबल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गैंग बॉस की होती है। ठीक है, तो स्पीड बॉस का क्या काम होता है, स्पीड बॉस का ये काम होता है कि जो भी वर्कर्स को जॉब दिया गया है, टास्क दिया गया है, वो टास्क क्या हो, टाइमली कंप्लीट हो। ठीक है, रिपेयर बॉस का फिर काम क्या है बेटा, देखो जो इसने जितने भी टूल्स वगैरह अरेंज करवा के दिए हैं, ये प्रॉपर वर्क करता रहे। ठीक है ना, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, रिपेयर बॉस की होती है। यानी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूल्स, मशीन्स एंड अदर रिसोर्सेज की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके रखना। एंड लास्ट वन इज क्या आया, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है कि इसका काम करता है कि जो भी क्वालिटी मेंटेन करके रहना, क्वालिटी कंट्रोल करके रखना। यानी कि क्वालिटी से किसी भी तरीके का कोई भी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उससे किसी भी तरीके से आप क्या करोगे, क्वालिटी में किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड से आप किसी तरीके से डेविएट नहीं होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखता है, इंस्पेक्टर करके रख चलता है। ठीक है ना, क्या करना है, इंस्पेक्ट करने का काम। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा फैक्ट्री था, हमने देखा उसे कि क्या किया उन्होंने, 2 पार्ट में बांट दिया फंक्शनल फोरमैनशिप में, एक प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। मगर याद रखना बच्चों, मैंने तुम्हें जब क्या करा रहा था, फेयोल के प्रिंसिपल्स करा रहा था, तो वहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया था, वहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। देखो ना, यहाँ पे एक ये वर्कर है ना, ठीक है, वर्कर्स को कितने लोगों से, कितने लोग इनके बॉस बन गए, यहाँ पे 4 बन गए, यहाँ पे 4 बन गए। यानी किसने क्या कर दिया बेटा जी, यूनिटी ऑफ कमांड की तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी। यानी ये क्या करता है बेटा, फंक्शनल फोरमैनशिप वायलेट करता है, किसको, यूनिटी ऑफ कमांड को। क्योंकि देखो ना, इनको इतने सारे जो लोगों से इनको इंस्ट्रक्शन लेना पड़ रहा है। ओके,
अब देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, ठीक है। यानी कि जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपके ठीक है ना, वो हर एक प्रोडक्ट ना क्या हो, एक जैसा ही हो। जैसे कि आप डेयरी मिल्क लेके आते हो ना यार, अब डेयरी मिल्क का क्या देखते हो कि यार वो रंग रूप साइज वाइज हर चीज़ में एक जैसा होता है ना। घर में आके लड़ते थोड़ी नहीं, मुझे ये डेयरी मिल्क का ये वाला पैकेट चाहिए, तो दूसरा भाई बोल रहा है मुझे ये वाला पैकेट चाहिए। नहीं, अगर आप एक ही वैरायटी के डेयरी मिल्क लेके आए हो, अगर डेयरी मिल्क सिल्क लेके आए हो, सेम प्राइस वाला लेके आए हो, तो हर केस में वो पैकिंग में भी, ठीक है ना, लेबलिंग में भी, क्वांटिटी में भी वो क्या होगा, टेस्ट में भी एक जैसा ही होगा, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। क्या कहते हैं हम इसे, स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। अगर आप क्या कहते हो, अपने आउटपुट का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो याद रखना आपको जो है ना, बिल्कुल बिगनिंग से, जहाँ से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ वहीं से आपको हर एक स्टेप में क्या करना होगा, प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि जब मैं रॉ मटेरियल को परचेज कर रहा हूँ, फ्रॉम द परचेज टू स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड और आफ्टर द प्रोडक्शन, आपको हर चीज़ का क्या होगा, प्रॉपर स्टेप सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो है ना, एक ही टाइप के स्टेप बार बार आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप अपने उन स्टेप्स में से उसके अंदर से बिल्कुल डेविएट करोगे, तो आपका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, में थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या कहता है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है हर एक स्टेप पे, ठीक है ना। चाहे वो आउटपुट हो, ठीक है, चाहे वो जब आप क्या कहते हैं कोई मशीन खरीद रहे हो, कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हो, कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, ठीक है ना। इन सभी चीज़ को अगर मशीन कर रहे हो तो एक ही सप्लायर से खरीदो, ठीक है ना, एक ही मैन्युफैक्चरर से एक ही टाइप की मशीन यूज़ करो। अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो सप्लायर बार बार चेंज मत करो। अगर सप्लायर चेंज करोगे रॉ मटेरियल की क्वालिटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने को क्या करना है, प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि यार जो काम करने के तरीका है ना, उसके अंदर जो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से काम करने में प्रॉब्लम आती है, उन सबको क्या करना है, एलिमिनेट करना, ठीक है ना। यानी कि आपका जो वर्किंग प्रोसेस है ना, वो क्या रहना चाहिए, बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए, ईजी रहना चाहिए। अननेसेसरी कन्फ्यूज़न फैलाना नहीं चाहिए। कन्फ्यूज़न को एलिमिनेट करना, काम के अंदर जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं ना, उनको एलिमिनेट करने को हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो टेलर का जो दूसरा टेक्निक क्या कहता था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। थर्ड वन क्या आया बेटा, थर्ड वन आया आपका कि वर्क स्टडी, ठीक है। यहाँ पे ना वर्क स्टडी, अगर मैं ये आगे के 4 पॉइंट को मैं कहाँ पे कवर करूँगा, इसको एक अगर हेडिंग डालने जाऊँ ना, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे मैं बोलूँगा वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी के अंदर ये 4 के 4 पॉइंट अपने को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो सपोज करो सबसे पहला पॉइंट मान लो, मैं फैटिग स्टडी की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फैटिग स्टडी की। फैटिग स्टडी के अंदर ये देखते हैं कि यार जनरली जो आपके यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, वो कितने देर काम करने के बाद थक जाते हैं, ठीक है ना, कितने देर काम करने के बाद थक जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये भैया ये क्या बात हुई कि हमें क्या मतलब वो कितनी देर बाद थक जाते हैं। तो बेटा अगर आपको पता रहेगा ना कि आपके यहाँ जो सुबह सुबह वर्कर आता है, ठीक है ना, वो 3 घंटे काम करता है, तो थोड़ी उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद एक टी ब्रेक दे दो यार, ठीक है। 5-6 घंटे बाद उनको बिल्कुल थक जाते हैं, तो उसको लंच ब्रेक दो, ठीक है ना। तो यानी कि जब आप फैटिग स्टडी करते हो ना, तो ये आपको हेल्प करता है क्या करने में, उनको प्रॉपर इंटरवल पे ब्रेक देने में। जब आप उन्हें प्रॉपर इंटरवल पे ब्रेक दोगे, तो वो दोबारा से ब्रेक के बाद आएंगे, रिफ्रेश होंगे और फिर ढंग से काम करने लगेंगे। और जैसे ही उनका दोबारा से एफिशिएंसी कम होने लग जाएगा, आप दोबारा से कोई ड्रिंक ब्रेक या कुछ ना कुछ ऐसे करके दोबारा से आप उनको क्या दोगे, थोड़े 2-4-10-5 मिनट या कुछ मिनट के लिए फुर्सत दोगे, ताकि दोबारा से आके वो पहली फुर्सत में काम करने लग जाएं, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, फैटिग स्टडी, ओके। दूसरा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल में बात करने जाऊँ, तो यहाँ पे बोलता है मेथड स्टडी की। दूसरा मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेथड स्टडी की। मेथड स्टडी में अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि काम करने को तरीके की हम स्टडी कहते हैं। देखो जनरली FW टेलर बोलता है कि यार किसी भी काम करने का ना कोई एक ही बेस्ट मेथड हो सकता है, ठीक है ना, कोई एक ही बेस्ट मेथड हो सकता है। तो आप उसको बार बार अलग अलग मेथड से काम करके ये नहीं देखोगे कौन से तरीके से बेटर काम हो रहा है, नहीं, आप उसे क्या करोगे, साइंटिफिक तरीके से डिसाइड करोगे कौन सा मेथड बेटर है, ठीक है ना। सबसे पहले तो पहले सारे के सारे अल्टरनेटिव फाइंड कर लेना, ठीक है ना। जितने भी अल्टरनेटिव आए किसी काम को करने के, उनमें से उनको ना क्या करना, बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट सभी के बेसिस पे एनालाइज करना, और जो सबसे इजी हुआ उस मेथड को क्या करना है, जो सबसे
बेनिफिशियल हुआ, ठीक है ना, जो कम टाइम लेके ज़्यादा आउटपुट दे रहा है आपको, ठीक है ना, जो लोअर कॉस्ट पे भी बेटर आउटपुट दे रहा है, आप क्या करोगे, उस मेथड को फॉलो करोगे, ठीक है। ये हम कहाँ देखते हैं, मेथड स्टडी में, ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूँ कि मेथड स्टडी के अंदर कि काम करने के बेस्ट वे जो है, किसी भी वर्क को डन करने का जो बेस्ट वे है, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि असेंबली लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन लाइन पे ये क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट चलता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, ओके। फिर अपने को क्या देखना होता है यहाँ पे, टाइम स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम स्टडी। क्या भैया ऊपर नीचे कराए जा रहे हो, मैं इसलिए करा रहा हूँ जो आपको एक बेटर सीक्वेंस में पता पड़े। एग्जाम में नहीं है कि कैसी सी कि जिस मर्जी सीक्वेंस में लिख दो, पहले मोशन लिख दो, बाद में टाइम लिख दो, फिर फटीग लिख दो, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जस्ट मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम स्टडी, ओके। टाइम स्टडी का मतलब क्या कहता है कि यहाँ पे ना किसी काम के को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करना, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ाई के लिए कोई चैप्टर करने जाते हो तो बोलते ना यार ये चैप्टर मुझे 2 घंटे में खत्म करना है, यानी वो चैप्टर आपने क्या किया, 2 घंटे में आपको खत्म करना था, आपका वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। और ख़त्म करते करते आप लोग 2-4 बार फ़ोन यूज़ कर लेते हो, ये कर लेते हो, और उसको 3 घंटे या किस में ख़त्म करते हो, ठीक है। तो जो 2 घंटे आपने डिसाइड किया था वो क्या था, आपका स्टैंडर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम स्टडी के हमारे जनरली क्या होता है कि हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मुझे कितने टाइम में पर्टिकुलर जॉब को फिनिश करना है, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से मुझे अपने टाइम फिक्स कर लेता हूँ ना, तो मैं सपोज करो कि मुझे पता है कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट बनाने में मुझे कितने मिनट चाहिए, 10 मिनट लगना है, ठीक है ना। तो आपको उसी हिसाब से क्या कहते हैं, आपके फैक्ट्री के अंदर टोटल मिला के मान लो कि 1,000 यूनिट का ऑर्डर आया, ठीक है ना। तो 1,000 यूनिट का ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आपको कितने वो चाहिए होंगे, वर्कर चाहिए होंगे, टाइम चाहिए होगा, 1,000 डिवाइड बाई 10 यानी कि 100 मिनट्स चाहिए होगा, ये ना। 100 मिनट के अंदर आपको क्या बन जाने चाहिए, 1,000 यूनिट बन जाने चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर आपको पता होगा ना, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कितने वर्कर रखने हैं, कितने वर्कर नहीं की ज़रूरत है मुझे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो टाइम स्टडी आपको क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने में। स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पे आप क्या कर पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो अपने वर्कर की रिक्वायरमेंट को, ठीक है ना। और फिर उन्हें और इसके बेसिस पे आप क्या कर पाते हो, अपने वर्कर के परफॉर्मेंस को भी जज कर पाते हो। यार एक काम को, एक जॉब को क्या कहते हैं, एक यूनिट को बनाने के मुझे 10 मिनट में बन जाना चाहिए था, एक अगर किसी पर्टिकुलर वर्कर ने उसे 12 मिनट लिया, तो देखते हो किसी 2 मिनट एक्स्ट्रा क्या लगा, क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो इतना टाइम ना ले। अगर किसी वर्कर ने 9 मिनट में कंप्लीट कर दिया, तो वो भी देखोगे यार इसमें ऐसा क्या था कि इसने उस काम को जल्दी कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या करता है, जब आपके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो आप क्या कर पाते हो, अपने वर्कर की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट कर पाते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ अपना टाइम स्टडी। एंड लास्ट वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या बोलता है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर ना जो वर्कर्स की जो टोटल मूवमेंट है ना, उसको काफ़ी बारीकी से, काफ़ी कंसंट्रेट करके ऑब्जर्व किया जाता है। वो देखता है कि यार एक वर्कर जो है, सपोज कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त उसे कितनी बार मूवमेंट करनी पड़ी, उसे कितनी बार मूवमेंट करनी पड़ी, और उनमें से कौन कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जो अनप्रोडक्टिव था, उनमें से कौन कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जो क्या थी, अनप्रोडक्टिव थी, ठीक है ना। उन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को क्या करो, एलिमिनेट करो। जैसे ही आप अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करोगे, तो आपका क्या होगा कि थोड़ा और टाइम बच जाएगा। जैसे सपोज करो कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, वर्कर ने जैसे इस प्रोडक्ट को कंप्लीट किया, उस प्रोडक्ट को उठा के उसे यहाँ पे जो बॉक्स पड़ा हुआ उसके अंदर जाकर डाल के आता है, और यहाँ से आने में करीब करीब 30 सेकंड वो हर बार वेस्ट करता है। तो ये चीज़ हमने देखा, तो ये क्या था, अनप्रोडक्टिव था ना। तो आप क्या करो, हर एक वर्कर के पास एक बिन बॉक्स डाल दो, 2 वर्कर के बीच में एक बिन बॉक्स डाल दो। क्या करेगा, वर्कर चीज़ कंप्लीट करेगा और वो वहीं पर डाल देगा, उसको यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमने कहाँ देखा, तो हमने देखा मोशन स्टडी के अंदर, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। ये चारों का चारों मिला के मेरा क्या हो गया, वर्क स्टडी आ गया। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या करता है कि यहाँ पे ना हम देखते हैं कि वर्कर कि किस टाइप के वर्कर हैं हमारे यहाँ। जनरली देखो ना, एक होता है यार एफिशिएंट और एक होता है इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर वो होते हैं जो जितना टाइम दिया गया ना, उस टाइम के अंदर अंदर जो काम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि मेरे एग्जांपल के हिसाब से मेरे को एक पीस कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट चाहिए था। अगर कोई वर्कर 10 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर
ठीक है ना। 8 मिनट, 9 मिनट, 9.5 मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर जो पीस बना लेता है उसे मैं क्या बोलूँगा, एफिशिएंट वर्कर बोलूँगा। जो 10 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, जो 10 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, मैं उसे क्या बोलूँगा, इनएफिशिएंट वर्कर बोलूँगा। तो मुझे जो मेरा वेजेस पे करने का सिस्टम होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, वर्कर के एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी को ध्यान में रखते होना चाहिए। जो एफिशिएंट वर्कर है उसे मैं क्या करूँगा, इनकरेज करूँगा कि भैया तू बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऐसा अच्छा काम करते रहे, ठीक है ना। इसीलिए मैं उसे क्या दूंगा, थोड़ा हायर वेज दे दूंगा, ठीक है ना। यानी कि सपोज करो कि पीस जो जो एफिशिएंट वर्कर है, ठीक है ना, उसके हर पीस पे उसे क्या दे रहा हूँ, 10 पैसे एक्स्ट्रा देता हूँ। जो उसका फिक्स वेज है 10,000 रुपये पे मैंने मान लो महीने का रखा हुआ है, तो उसको मंथली 10,000 मिल रहा है ना, उसके अलावा क्या देते हैं हम उसे, पर पीस 10 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, कुछ ऐसे करके दे दिया, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, वो भी मोटिवेट होता है कि यार मुझे और अच्छे से काम करना है, जितना अच्छे से काम करूंगा मैं उतना पैसा कमाऊंगा, ठीक है ना। दूसरा क्या, जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो ये देखेगा यार ये बंदे ने अगर टाइमली काम कंप्लीट कर, देखो इसको बोनस मिल रहा है हर एक पीस पे, तो मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए ताकि मुझे भी वो पैसे मिले। तो इनएफिशिएंट वर्कर क्या होता है, एफिशिएंट वर्कर को देख के खुद इनकरेज होता है, और ताकि वो खुद भी अपनी एफिशिएंसी को इन्हांस कर पाए। और एफिशिएंट वर्कर को जब मैं उसके लिए रिवॉर्ड देता हूँ तो वो और मोटिवेट होता है और बेटर करने के लिए, ठीक है। ये क्या था, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ओके। फिर नेक्स्ट वन क्या है, मेंटल रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेंटल रिवोल्यूशन में याद है मैंने इस टॉपिक पे तुम्हें कहा समझाया था, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली यही है। यहाँ पे क्या है कि भाई जो वर्कर हैं और जो मैनेजमेंट है उनको एक दूसरे के प्रति जो रवैया है ना उसको बदलना है, उसको एक दूसरे के प्रति जो है रवैया है वो क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि मैनेजमेंट और जो वर्कर हैं, ठीक है ना, वो दो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। मैनेजमेंट हायर लेवल पे होते हैं, वर्कर जो होते हैं लोअर लेवल पे होते हैं, ठीक है ना। इनका एटीट्यूड अलग होता है। अगर ये जनरली जो वर्कर्स है ना उनको क्या लगता है कि जो मैनेजर है ना वो हमारी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है, उन्हें वो हमें निकम्मा या ये कुछ समझते हैं। और जो मैनेजर्स हैं उनको ये क्या लगता है कि वर्कर्स को कुछ आता ही नहीं है, वर्कर्स को कुछ आता है, इनके बस की कुछ है नहीं। ये चीज़ क्या है, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है। इस नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना है, ठीक है ना। एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को का साथ लेके चलना है, ठीक है ना। इसी जब आप अपनी माइंड सेट के अंदर इसको चेंज करते हो तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मेंटल रिवोल्यूशन करना, खुद को मेंटली इवॉल्व करना, एक तरीके से यार सामने वाले को समझना, ठीक है ना। वर्कर को क्या चाहिए कि यार वो ना मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करके काम करे। जब जब मतलब सपोज करो कि मैनेजमेंट ने उन्हें बोला है कि यार अभी एक्स्ट्रा टाइम काम करना है, ऑब्वियस सी बात एक्स्ट्रा टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा टाइम वो दें कुछ, ठीक है ना, नाइट शिफ्ट के लिए जब जब जरूरत हो तो अवेलेबल रहें, ठीक है ना। उसी तरीके से मैनेजमेंट को क्या चाहिए, जब वर्कर को रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना, वर्कर आपके पास कोई शिकायत लेके आ रहा है उनको दूर करो, उनके वर्किंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट करो, ठीक है ना, उनको बेटर पे करो, जो प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर कुछ हिस्सा उनके साथ भी बांटो। ये सारी चीज़ें क्या है, मेंटल रिवोल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से क्या हुआ, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका क्या हो गया, डन हो गया। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, फंक्शनल फोरमैनशिप, यहाँ पे पूरे के पूरे फैक्ट्री को दो पार्ट में बांट दिया जाता था, ठीक है ना, प्लानिंग अलग और वर्किंग अलग। अच्छा ये चीज़ याद रखना, ये किसको वायलेट करता था, ये वायलेट करता था आपको प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जो फ्यूल का प्रिंसिपल था उसको, ओके। फिर ये क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन बोलता था कि काम को क्या करो, हर जितने भी एक वर्क करने के जो भी आपके मेथड है उनके हर एक स्टेप के अंदर एक फिक्स तरीके से करो, बार बार उसके अंदर चेंज मत करो, एक स्टैंडर्ड को क्या करो काम करने में उसे फॉलो करो। और सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब था, जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स ठीक टास्क है ना उसको एलिमिनेट करके उसको सिंपल, उसकी जगह कोई सिंपल प्रोसीजर फॉलो करो, ओके। फिर क्या था हमारा वर्क स्टडी के अंदर हमने मेथड स्टडी, इसके अंदर में देखा था काम को किस तरीके से करना है। मोशन स्टडी के अंदर हम वर्कर की मूवमेंट को एनालाइज करते थे और जो अनप्रोडक्टिव था उसको एलिमिनेट करते थे। फिर आया हमारा टाइम स्टडी के अंदर हम स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते थे। एंड नेक्स्ट वन चीज़ क्या था हमारा, फटीग स्टडी, यहाँ पे देखते थे कि यार वर्कर कितने कब थकता है, ठीक है ना, उसके जब थकता है तो हम उस हिसाब से उसका ब्रेक हम डिसाइड करते थे, ओके। फिर नेक्स्ट वन आया क्या, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। यहाँ पे क्या देखते थे, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर देखते थे। एफिशिएंट वर्कर को हम क्या देते थे, हायर पे करते थे, और इनएफिशिएंट वर्कर को हम नॉर्मल वेजेस ही पे करते थे। जब हम एफिशिएंट वर्कर को हायर पे करेंगे तो वो क्या होता था, इनकरेज होता था, ठीक है ना, इस तरीके से। लास्ट वन क्या था, मेंटल रिवोल्यूशन, यानी कि जो वर्कर जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है एक दूसरे के प्रति उनको क्या करना है, अपना एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये प्लीज़ खत्म हो गया। जिन्होंने अच्छा लगा अगर आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले मैंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कराया था, प्लीज़ वो वीडियो भी जरूर देखना, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।